हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्लासें आपके सामने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रस्तुत होती हैं। तो कृपया आप लोग हमारे साथ संयम बनाए रखें और हम आपके साथ लगातार क्लासों को बताते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन हमारी जो क्लासें हैं वो हमारी विस्तृत फॉर्मेट में चल रही हैं। अभी हम 10-10 क्लासेस सभी की कर लेंगे, जिससे हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी बहुत सारी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट की सीरीज चल रही है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो आपको पता है कि हम 6 बजे आपके साथ जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिएगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स। हमने आपके साथ 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो आपने देखी भी होंगी, है ना। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं लगातार, सर चीज को स्टार्ट रखिएगा। अभी हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, वो मंडे, बुधवार और आपके शुक्रवार को क्लास कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम डेली बेस पर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो वेलकम देखिएगा, आप सभी लोग कितना प्यारा वेलकम है। ठीक है, तो सभी लोगों का वेलकम है और सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, पीडीएफ वगैरह तो आप लोग अब जुड़ ही रहे हैं लगातार, तो आपको पता ही है किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन से चैनल का ग्रुप ज्वाइन करना है। ओके, अब है आपका प्रश्न कि ताप बढ़ने पर निम्न में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। तो किस धातु का प्रतिरोध घटता है? तांबा, टंगस्टन, जर्मेनियम या उपयुक्त में एक से अधिक। अगर हम तांबा की बात करेंगे तो तांबा देखिएगा, सबसे ज्यादा तांबा जो होता है वो राजस्थान के खेतड़ी में होता है। तो तांबा जो होता है वो राजस्थान के खेतड़ी में होता है सबसे ज्यादा। तो राजस्थान का खेतड़ी जो है वो आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पर है? आपके राजस्थान में प्रसिद्ध है आपके तांबा उत्पादन के लिए, राइट। ओके, तो अगर सीयू की बात करेंगे, सीयू का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? आपका 29। तो आप आवर्त सारणी ले लीजिएगा मेंडेलीव की, क्योंकि हम केमिस्ट्री को भी लगातार जारी रख रहे हैं। ओके, टंगस्टन की बात करेंगे, टंगस्टन को हम डब्ल्यू से करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 74। ओके, और टंगस्टन का उपयोग जो किया जाता है वो धातु में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। तो फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है आपके टंगस्टन का। ओके, और इसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। तो प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। तो देखिएगा, अगर ताप बढ़ने की बात हम करेंगे, ठीक है, ताप बढ़ने की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो किसका प्रतिरोध बढ़ता है, किसका प्रतिरोध घटता है? अगर हम देखेंगे तो जर्मेनियम, आपके अगर सिलिकॉन की बात हम करेंगे, ठीक है, तो सिलिकॉन भी क्या है? एक अर्धचालक है। जर्मेनियम भी क्या है? आपका एक अर्धचालक है। एक आपका गैल्मियम भी क्या है? अर्धचालक है। अगर हम ताप बढ़ेगा तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है, जो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका घटता है। ठीक है, का जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा क्या होगा? घटेगा। ठीक, और आपका जो धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध हमेशा घटता है। ठीक है, तो अर्धचालक हमारे ए हो गए आपके। तो याद रखिएगा इस तरह। ऐसे ही अगर हम शरीर के बात करेंगे, अगर हम शरीर में रक्तचाप की बात करें, रक्तचाप की बात करें यानी कि बीपी की अगर हम बात करें यहाँ से, तो वृद्धावस्था में बीपी क्या होगा? तो वृद्धावस्था में बीपी हमेशा बढ़ेगा। यानी कि वृद्धावस्था में बीपी हमेशा क्या होता है? तो वृद्धावस्था में देखिएगा बीपी हमेशा बढ़ेगा। ओके, तो प्लस होता है हमारा वृद्धावस्था में। ठीक है, तो वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था के अध्ययन को हम कहते हैं गेरेंटियोलॉजी। क्या कहते हैं? गेरेंटियोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन सकते हैं यहाँ से। तो अर्धचालकों का हमेशा क्या होता है? ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है प्रतिरोध। ओके, राइट। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ठीक है, जर्मेनियम हमारा होगा। ओके, प्रश्न बन रहा है कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए वैद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं,
फिल्टर कहते हैं, परावर्तक कहते हैं, या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये हमारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कुछ करंट हमारे होते हैं जिसे हम कहते हैं एसी टू डीसी, एसी से डीसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन सी युक्ति होती है जो परिवर्तित करती है, फिर डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है। कुछ इस प्रकार हमारे होते हैं। तो एसी को डीसी में जो परिवर्तित करते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी या रेक्टिफायर। ओके। और यहीं से अगर हम बात करेंगे कि डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है, तो डीसी को एसी में जो परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टर, जो हमारे घरों में लगा होता है। तो अगर विद्युत इष्टकारी परपथ की बात करेंगे तो क्या होते हैं, वैद्युत परपथ को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं फिल्टर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम फिल्टर के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ए बा बी दोनों, या उपयुक्त में कोई नहीं, या एक से अधिक। ऐसे भी हमारे कई हिसाब से ऑप्शन बनते हैं। तो प्रकाश तरंगे आपकी कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो बहुत सारी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो देखिएगा, जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसमें सबसे पहले हमारी आती है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, फिर हम कह सकते हैं सूक्ष्म तरंगे, फिर होती हैं आपकी अवरक्त तरंगे, कौन सी तरंगे होती हैं? हमारी अवरक्त तरंगे होती हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अवरक्त तरंगों के बाद हमारी प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, फिर हमारी होती हैं परावैगनी तरंगे, फिर होती है हमारी एक्स तरंगे, और अंतिम लास्ट में होती है हमारी गामा तरंगे। तो गामा तरंगों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है आपकी अल्फा किरणों की, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है, सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो किन तरंगों की होती है? ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे कम होती है आपकी रेडियो तरंगों की, और सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो आपकी गामा तरंगों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि गामा तरंगों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है, और सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। अब वेदन क्षमता सबसे अधिक किस तरंगों की होती है? तो वेदन क्षमता भी सबसे अधिक गामा तरंगों की ही होती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि इसमें तो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं नहीं, तो आपकी प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो जितनी भी आपकी प्रकाश तरंगों के आती हैं, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो भी तरंगे हैं उनको हम अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ओके। कह रहे हैं गतिमान बस में एक यात्री बैठा हुआ है, आगे की ओर धक्का लगता है, यानी कि जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है और आगे की ओर धक्का लगता है तो अचानक से बस रुक जाती है, जिसमें व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता है कि बस क्यों रुकी है, लेकिन साइंस को पता है कि बस क्यों रुकी है। तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत से? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से की जाती है। किससे की जाती है? तो देखिएगा, एक न्यूटन थे जिनको हम कहते हैं फिजिक्स का जन्मदाता, और उनको हम कहते हैं सर आइजैक न्यूटन। क्या कहते हैं? सर आइजैक न्यूटन के नाम से जिनको जाना जाता है, और ये फिजिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। तो इन्होंने गति के नियम और आपके गुरुत्वाकर्षण बल को दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल में एक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकलता है, जिसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इसे 1/g के नाम से भी जानेंगे तो हम लिख सकते हैं आपका 6.6 गुणा 10⁻7 माइनस का 11 गुणा किलोग्राम ऊपर आपका चला जाएगा और न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिएगा सर आइजैक न्यूटन ने ये दिया था, तो ये सर आइजैक न्यूटन के गति के नियम है और गति के 3 नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। तो कौन से नियम को किस नाम से जानते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें न्यूटन के गति के नियमों की तो देखिएगा, चलिए यहां से देखते हैं कि न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण के नियम को। तो अगर हम बात करेंगे कि न्यूटन के पहले नियम की अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, तो न्यूटन के पहले नियम से पहले हम न्यूटन के तीसरे लॉ की बात करते हैं। तो तीसरे लॉ को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो प्रश्न बनता है कि न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम किसे कहते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। फिर न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो दूसरे नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा निकलती है। किसकी परिभाषा निकलती है। तो न्यूटन के तृतीय नियम से किसकी परिभाषा निकलती है, आपके बल की परिभाषा निकलती है। ओके, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती है। बल को समझते हैं, बल में एक आता है आपका ए। ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि देखते हैं वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो कैसे होती है। तो देखिएगा, आप जब भी बाइक चलाते हैं तो उस पर हम एक्सीलेटर देते हैं। क्या देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। जब बाइक पर हम एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, एक्सीलेटर की जो स्पीड होती है वो एक समान नहीं रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो वेग परिवर्तन में जो भी दर होती है, कभी 40 कभी 50, कभी 40 कभी 70, कभी 80 कभी 90, और आपके 110 से ऊपर पहुंचे तो आप ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो आपको मुक्ति दिला दी जाएगी। तो जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसी को त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन आपका क्या होता है, बल से संबंध रखता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती है। तो प्रश्न बनता है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह जो हमारा पहला होगा तो न्यूटन का पहला नियम होगा। क्या होगा, न्यूटन का पहला नियम। शीतकाल में हम कपड़े तो पहनते हैं लेकिन क्यों रखते हैं हमको गर्म। तो शीतकाल में कपड़े हमको गर्म क्यों रखते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें रखते हैं क्योंकि वे गर्म रखते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऊष्मा को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं। ये तो कतई गलत है। शरीर पर ऊष्मा का बाहर जाने से रोकते हैं। तो शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ज्यादा इसमें समझने की कोई बात नहीं है। प्रश्न में तरल पदार्थों का घनत्व जो होता है गर्म करने पर, तरल पदार्थों का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कैसा रहता है गर्म करने पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है, क्या होता है बताइएगा। अगर हम बात करें यहां से कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता कैसा है, तो देखिए किसी भी अगर हम तरल को गर्म करेंगे तो उसमें दो चीजें हमें मेंटेन होती हैं हमारी। जैसे एक जो हमारी मेंटेन होती है
वो क्या होती है आपकी ताप, और दूसरा हमारा क्या होता है घनत्व। तो अगर हम किसी भी तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका ताप क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, हमेशा कम रहेगा। तो ताप हमेशा बढ़ेगा और घनत्व हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कम हो जाता है। घनत्व की बात करते हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को जब हम मापते हैं तो किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो डेंसिटी का मापन हम हाइड्रोमीटर से करते हैं, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज अगर हम करते हैं और हम लिखते हैं हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता मापी जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, जिससे से हम क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं, आर्द्रता को यहां से मापते हैं। तो तापमान, जैसे मान लेते हैं कि जो तापमान, किसी वस्तु को गर्म करेंगे, किसी तरल को गर्म करेंगे तो तापमान हमेशा क्या होगा, वहां से बढ़ेगा। तो क्या होता है, तरल पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा शरीर के अगर हम तापमान की बात करें तो शरीर में कई सारे प्रकार का तापमान होता है। जैसे तापमान के 3 पैमाने होते हैं। 98.6% जो होता है वो आपका फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, आपके 310 की बात करेंगे तो शरीर का तापमान केल्विन में होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर हमेशा क्या होता है, घट जाता है और ताप हमेशा बढ़ जाता है। ओके, चतुष्प्रदश एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो कौन से रंग होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, आर जी, ठीक है, RG/, यानी कि RGB, ये रंग आपके होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लाल, हरा और नीला। क्या होते हैं, लाल, हरा और नीला आपके होते हैं। ओके, करें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन तथा रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो दिन व रात के समय हमको कौन सा दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर हम जाते हैं तो रेड लाइट मिलती है और ग्रीन लाइट मिलती है, तो वही क्या होता है, हमारा सुविधाजनक होता है, रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन सुविधाजनक होता है। जैसे मान लीजिएगा हमारा एग्जाम निकल गया रेलवे का और हम रेलवे में हो गए भर्ती, क्या चलाएंगे फिर हम, रेलगाड़ी चलाएंगे। तो रेलगाड़ी अभी दिक्कत कहाँ पे, सिर्फ ट्रैफिक पे चलते हैं। तो ट्रैफिक पे क्या होता है, जैसे कि रेड सिग्नल है तो हमको रुकना पड़ता है, ग्रीन सिग्नल होता है तो रास्ता का मतलब होता है रास्ता बिल्कुल भी साफ है। ओके, अब क्या होता है, रेलगाड़ी, जैसे हम मान लेते हैं हमें कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है, हमें कलर ब्लाइंडनेस आ रही है, हमारी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस आ रही है। अब जो हमारी आंखों में एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, जैसे आप मान लीजिएगा रेड कलर, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, रेड कलर और ग्रीन कलर। तो आप सभी लोगों को पता है रेड कलर किसके लिए होता है, चलने के लिए होता है, और ग्रीन कलर किसके लिए होता है, चलने के लिए होता है। रेड कलर हमेशा रुकने के लिए होता है। ओके, ठीक है, अब हमने देखा तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको रेड कलर कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, और ग्रीन कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, तो इससे प्रॉब्लम है कि जहां पे गाड़ी चलने की अपेक्षा है वहां पर रोक देगा वो, और जहां रुकने के लिए रेड सिग्नल हुआ है वहां पे क्या करेगा, गाड़ी चला देगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है आपका लोको पायलट के एग्जाम में, वो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। आर्मी में भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्योंकि वहां भी क्या होते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा आपका जो होता है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, लेंस किसके बने होते हैं, पायरेक्स कांच के बने होते हैं, फिल्म कांच के बने होते हैं, साधारण कांच के बने होते हैं, या कोबाल्ट कांच के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, लेंस आपके फिल्म कांच के बने होते हैं। लेंस की पावर होती है जिससे हम कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ओके, तो लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता का एक मात्रक है जिसे हम कहते हैं डायप्टर। राइट, तो लेंस किसके बने हुए होते हैं, आपके फिल्म कांच के बने होते हैं। हमने बताया था आपका एक उत्तल लेंस होता है और एक आपका कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो देखिएगा जो उत्तल लेंस होता है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग होगा, तो दूर जाना है। कहाँ जाना है हमको, दूर जाना है, और दूर अगर हमको जाना है तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, आपके उत्तल लेंस प्रयोग होगा।
तो अब तो बचा है हमारा निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयोग होगा। ओके, तो याद रखने के लिए हमको दूर जाना है, तो दूर कहां तक जाना है, यानी कि दूर दृष्टि दोष आपको होगा उत्तल लेंस। आघात वर्धनीय शब्द किसके गुण को प्रदर्शित करता है, तो आघात वर्धनीय यानी कि जिसको पीटने पर वो टूटे ना, लेकिन ह्यूमन बॉडी को पीटेंगे तो उसकी बोन्स टूट जाएंगी, इसलिए ह्यूमन क्या है, आघात वर्धनीय नहीं है। ठीक है, तो आघात वर्धनीय यानी कि पीटने पर जो टूटे ना। आघात वर्धनीय का मतलब है जिसमें आघात मारा जाए और वो टूटे ना, तो वो क्या कहलाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है। ओके, तो किससे है, आपके धातुओं से संबंधित है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं उसको भी आघात वर्धनीय कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोना, और जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 79। उसके बाद सबसे आघात वर्धनीय धातु है प्लेटिनम, जिसका परमाणु क्रमांक है 78। उसके बाद अगर बात करेंगे चांदी, सबसे आघात वर्धनीय धातु में से एक है, जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 47। तो देखिएगा आघात वर्धनीय शब्द जो है वो धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिसको पीटने पर वो टूटे ना उसको हम कहते हैं आघात वर्धनीय। ओके, तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय क्या है आपके, तो इन सभी से क्या बनाए जाते हैं, तो इन सभी से स्त्रियों की सजावट यानी कि स्त्रियों की सुंदरता के लिए क्या बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्त्रियों की सुंदरता किससे होती है, आभूषण से होती है। और आपने पढ़ा होगा हिंदी में अलंकार किससे सुंदर होते हैं, तो आभूषणों से संबंधित होते हैं। तो स्त्रियों की सुंदरता किससे बढ़ती है, आभूषण से बढ़ती है। तो इसीलिए आघात वर्धनीय जो धातु है वो किसके गुणों को प्रदर्शित करता है, धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये आपसे मैंने बोला भी था कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी को ले लीजिएगा, मार्केट से 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगी, नहीं है तो गूगल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और उसका डेली में आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो आज की मुलाकात यहीं तक होती है। टाइम टेबल आपको पता ही है कि फिजिक्स की क्लास, ओके, केमिस्ट्री की क्लास, और जुड़ते हैं हम कितने, 6 बजे, और फिर बायो की क्लास, राइट। जुड़ेंगे कितने टाइम, 6 PM शाम को। किस किस दिन जुड़ेंगे, मंडे, वेडनेसडे और आपके फ्राइडे, तो 3 दिन जुड़ेंगे और 3 दिन में क्लासों को एंजॉय करेंगे। तो ये हमारी फिजिक्स की 3rd क्लास थी। अब हम 3rd क्लास बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिर बात करेंगे बायो की, यानी कि आप लगातार नोट्स बनाइएगा, अलग अलग कॉपियों को भी सजाइएगा अच्छी तरह से। फिर हम कुछ दिनों के बाद में चैप्टर वाइज भी आपके साथ शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलते हैं। ओके, और थैंक्स के लिए थैंक्स।